नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, जीवन में पैसा बहुत ज़रूरी है। माना कि पैसा सब कुछ नहीं है, भगवान नहीं है, पर भगवान जैसा ही है। इसलिए म्यूचुअल फंड में थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके हमको अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को बनाए रखना चाहिए। मार्केट गिरता है, चलता है, ये ठीक है, लेकिन फिर भी हमको म्यूचुअल फंड में समझदारी के साथ इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं, बहुत से लोग शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, लेकिन उनको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपका ब्रोकर यानी जिस ऐप से आप म्यूचुअल फंड जिस ऐप से आप शेयर खरीद रहे हैं, स्टॉक खरीद रहे हैं, जैसे जीरोधा, अप स्टॉक्स, एंजल वन, ऐसे बहुत सारे 300 ब्रोकर हैं हमारे यहाँ पर। जी हाँ, भारत में 300 ब्रोकर काम करते हैं। और ये ब्रोकर अगर बंद हो जाएं तो आपके शेयर का क्या होगा, आपका वो पैसे का क्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आज हम इस पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए, मैं आपके सब सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। दोस्तों, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं सबके सवाल वीडियो में नहीं ले पाता, लेकिन जहां आप कमेंट करते हैं उसके नीचे रिप्लाई जरूर करता हूं, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए। पर आज कुछ सवाल मैं ले रहा हूं बहुत जल्दी में, उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पे आएंगे कि अगर हमारा ब्रोकर ऐप बंद हो जाए तो हमारे पैसे का क्या होगा, हमारे शेयर का, हमारे स्टॉक का क्या होगा। जल्दी थोड़े से कमेंट ले लेता हूं। एक कमेंट मेरे पास बाबा साहेब भंडारी जी, ये लिखते हैं एसआईपी आज बहुत जरूरी है नई जनरेशन के लिए जिनकी उम्र अभी कम है। बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा है बाबा साहेब भंडारी जी आपने, और यही समझाने के लिए मैं अपने वीडियो लाता रहता हूं, लोगों को यही समझाता रहता हूं कि जिंदगी में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए पैसे को थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एसआईपी करना चाहिए। आपने भी यही बात कही, आपका धन्यवाद। मैं अब अगले कमेंट पे आता हूं। ये योगेश्वर जी हैं, ये लिखते हैं सर म्यूचुअल फंड में डिविडेंड यील्ड फंड क्या है और क्या इस फंड में अच्छी ग्रोथ हो सकती है। देखिए योगेश्वर जी, डिविडेंड यील्ड फंड का मतलब ये होता है कि अगर आप इस फंड को लेते हैं तो आपको जो उस ब्रोकर को जो डिविडेंड मिलेगा वो आपको आपके खाते में मिलता रहेगा, लेकिन इसमें ग्रोथ ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन जब हम ग्रोथ फंड लेते हैं तो हमारा डिविडेंड वाला पैसा हमारे म्यूचुअल फंड में लगता है, इसलिए वहाँ ज़्यादा ग्रोथ होती है। अब अगले कमेंट पे आता हूं। ये बहुत जरूरी कमेंट है। विष्णुकांत पटेल जी ये लिखते हैं हमारा म्यूचुअल फंड में नॉमिनी नहीं है, कैसे ऐड करें। देखिए विष्णुकांत पटेल जी, आप जिस भी ऐप से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वहीं पर नॉमिनी का ऑप्शन आता है, आप वहां पर जाकर अपना नॉमिनी ऐड कर सकते हैं, नॉमिनी बदल भी सकते हैं। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं ये ऑप्शन कहां मिलेगा तो आप कमेंट में लिखिए कि आप कौन से ऐप से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगला सवाल लेता हूं। धनंजय सिंह जी ये लिखते हैं सर टोटल लॉस 50,000, टोटल इन्वेस्टमेंट 26 लाख। इनका 26 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट है और 50,000 रुपये का लॉस इनको अभी दिखाई दे रहा है, पर ये लॉस सिर्फ स्क्रीन पर है, क्योंकि जब तक हम म्यूचुअल फंड को, स्टॉक को बेचेंगे नहीं, हमारा लॉस नहीं होता जब तक हम लॉस को बुक ना करें। इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। जब आपने 26 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया है तो आप म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। अब मैं आता हूं आज के टॉपिक पर। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन पूरा देख कर जाइएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्किप करके जाएंगे तो कई चीज़ें आपकी समझ में नहीं आएगी। बहुत से लोग इस बारे में जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने किसी थर्ड पार्टी ऐप से, जैसे जीरोधा, अप स्टॉक, एंजलवारी, ऐसे किसी भी ऐप से आपने स्टॉक खरीदा है, शेयर खरीदा है, और मान लेते हैं कभी ये
ऐप बंद हो जाएगा तो हमारे शेयर का क्या होगा, हमारे पैसे का क्या होगा। ऐसे बहुत से सवाल आपके मन में आते होंगे। क्या करते हैं बहुत से लोग, अकाउंट खोल लेते हैं, इन्वेस्ट भी चालू कर देते हैं, लेकिन उसमें जो समस्या आएगी उसके बारे में पता नहीं करते। ये सवाल मुझसे पूछा है संदीप भाई ने, संदीप करण जुले जी, उसी को लेकर मैं आया हूं। मुझे लगता है कि ये सबको जानना जरूरी है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये क्या है, ये सब ब्रोकर हैं और हमारे यहाँ भारत में लगभग 300 ब्रोकर काम करते हैं। अब ये ब्रोकर का काम क्या है, ब्रोकर क्या है? ब्रोकर एक प्रकार से आप देखिए, आप इन्वेस्टर हैं और यहाँ पर डिपॉजिटरी होती है और बीच में ब्रोकर होता है। तो जो ब्रोकर होता है, जब हम शेयर खरीदते हैं तो ये हमारे लिए मीडिएटर का काम करता है। ये हमको बताता है कि भाई ये शेयर खरीदो, इनके ऐप पे दिखते हैं, मतलब कि ये शेयर ऐसा है, ये म्यूचुअल फंड ऐसा है, आप यहाँ पर इस तरीके से खरीद बिक्री कर सकते हैं। और जब हम खरीदते बेचते हैं तो ये फिर यहाँ इनके पास कुछ नहीं रहता, सब डिपॉजिटरी के पास जमा होता है। ब्रोकर ये काम करता है और ब्रोकर सारा रिकॉर्ड रखता है। जब आप अपना कोई ब्रोकर में अकाउंट खोलते हैं ना, तो उनका काम है कि आपका पूरा रिकॉर्ड वो रखें, आपका लेन देन, आपने कब शेयर खरीदा, कब बेचा, इसका रिकॉर्ड रखने का काम ब्रोकर करते हैं। और इसके बदले में ये हमसे कमीशन लेते हैं, जिसको कहते हैं ब्रोकरेज। जी हाँ, इसको कहते हैं ब्रोकरेज। लेकिन इन सब के बीच में जो एक भारत सरकार की रेगुलेटरी है, गवर्नमेंट संस्था है, वो है सेबी। जैसे भारत का रिजर्व बैंक बैंकों को चलाता है, उसी प्रकार जो सेबी है ये रेगुलेट करती है शेयर मार्केट के म्यूचुअल फंड और इन ब्रोकरों को। खरीदी बिक्री सारा हिसाब किताब सेबी के पास होता है, ये इसकी निगरानी करती है। और यदि कोई ब्रोकर हमारे फंड का गलत उपयोग करता है तो सेबी उस पर कार्रवाई करती है। और अगर आपके साथ भी कहीं कुछ गलत हो रहा हो तो आप अपनी शिकायत सेबी से करें। सेबी उसकी जांच करती है और ब्रोकर से उसका पता लगाने के बाद जो सही होता है उसका निर्णय करती है। यह सेबी इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए, उसकी भलाई के लिए काम करती है। एक नए नए नियम बनाती है, नए नए निर्देश बनाती है। सेबी ने कई जगह आपने देखा होगा, सुना होगा कि सेबी का छापा पड़ा, सेबी की कार्रवाई हुई, सेबी का नोटिस मिला। तो ये सेबी जो है कई जो नियम बनाती है वो इन्वेस्टर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। अब कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ब्रोकर जो होते हैं, क्योंकि पैसा जहाँ है साहब, जहाँ भी पैसा होगा वहाँ पर थोड़ी तो गंदगी होती है। गंदगी कैसी? लालच की। लोग लालच में आते हैं और कुछ ना कुछ गलत काम शुरू कर देते हैं, उसका फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। जैसा कि कुछ दिन पहले कार्वी ने किया था। ये कार्वी जो ब्रोकर था, इसने भी ऐसा ही किया। जो इन्वेस्टर का पैसा था उसका गलत इस्तेमाल किया, फिर सेबी ने इस पर कार्रवाई करी। ये तो ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि ब्रोकर क्या होता है, ब्रोकर कैसे काम करता है। लेकिन अभी हमारा प्रश्न जो था उसका उत्तर नहीं मिला। और उत्तर किस प्रश्न का? कि अगर जो हमारा ब्रोकर है वो डिफ़ॉल्ट हो जाए, किसी कारण से भाग जाए, बंद हो जाए, बैंक करप्ट हो जाए, तो हमारे पैसे का क्या होगा, हमारे शेयर का क्या होगा? ये सवाल अभी भी है और ये सबको जानना जरूरी है। तो देखिए, जब आप कहीं पर भी डीमैट अकाउंट खोलते हैं, किसी ब्रोकर के पास जब अकाउंट आप ओपन करते हैं तो वहाँ दो प्रकार के अकाउंट खुलते हैं। दो प्रकार के अकाउंट खुलते हैं। एक खुलता है आपका, दो अकाउंट खुलते हैं, तो एक खुलता है ट्रेडिंग अकाउंट और ये खुलता है ब्रोकर के पास। ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ खुलता है? ब्रोकर के पास। यहाँ पर आप इस अकाउंट से शेयर को खरीदना और बेचने का काम करते हैं। यहाँ पर आप शेयर का चार्ट देखते हैं, किस शेयर में पैसे लगाना है वो आप चुनते हैं और यहाँ से आप खरीदने और बेचने का काम करते हैं। कहाँ पे?
ट्रेडिंग अकाउंट पर, लेकिन साथ ही में दूसरा एक और अकाउंट खुलता है जिसको कहते हैं डीमैट अकाउंट। जी हाँ, ये डीमैट अकाउंट कहाँ खुलता है? जो हमारे भारत की दो डिपॉजिटरी एजेंसी हैं, गवर्नमेंट एजेंसी, वो है NSDL और CDSL। NSDL और CDSL ये डिपॉजिटरी है। तो जब हम कोई भी शेयर इन ब्रोकर के माध्यम से खरीदते हैं बाजार में, तो फिर वो बाद में हमारे डीमैट अकाउंट में जाता है। डीमैट अकाउंट में जाने का मतलब वो शेयर या तो NSDL में जमा होगा या फिर CDSL में जमा होगा। मतलब आपने खरीदा शेयर, उसके बाद वो शेयर NSDL में जमा होगा, CDSL में जमा होगा, ब्रोकर के पास नहीं रहेगा। तो आपका जो स्टॉक है वो कहाँ सेफ हो गया? NSDL के पास और CDSL के पास। अब यहाँ तो ठीक है कि भाई हमने शेयर खरीदा और हमारा शेयर NSDL, CDSL डिपॉजिटरी में जमा हो गया। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। लेकिन जब हम शेयर आज खरीदते हैं, हमने मान लो आज खरीदा, 2 बजे खरीदा, तो शेयर तुरंत तो CDSL के पास नहीं जाता, NSDL के पास नहीं जाता। इस बीच में अगर वो ब्रोकर ऐप बंद हो जाए, ब्रोकर भाग जाए, तो यहाँ पर थोड़ा सा नुकसान हमको हो सकता है। थोड़ा सा नुकसान हमको हो सकता है, क्योंकि ब्रोकर ऐप में हमने शेयर तो खरीदा, लेकिन वो शेयर, वो स्टॉक अभी NSDL और CDSL में डिपॉजिट हुआ ही नहीं। थोड़ा सा नुकसान हमको यहाँ पर हो सकता है। लेकिन ये तो बात हुई। लेकिन अब फिर एक बात आती है कि हमने तो स्टॉक खरीदा, शेयर खरीदा और वो NSDL, CDSL में जमा भी हो गया। अब जमा हो गया भाई, पर हम निकालेंगे कैसे? बात तो है ना कि अगर हमारा शेयर इनके पास जमा हो गया, पर अब हम इस शेयर को निकालेंगे कैसे? हमारे पास वो शेयर आएगा कैसे? देखिए, ये बात सबको जानना जरूरी है। मैं बार बार कहता हूं, सिर्फ किसी म्यूचुअल फंड ऐप से, किसी शेयर मार्केट के ब्रोकर ऐप से इन्वेस्ट करने से ही काम नहीं चलेगा। आपको उसके डॉक्यूमेंट्स भी आपके अपने पास रखने पड़ेंगे। अगर आपने अकाउंट ओपन किया है किसी भी ब्रोकर के पास, तो उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके ईमेल में आए होंगे, उनका प्रिंट निकाल के जरूर रखिएगा। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका फोलियो नंबर और AMC का नाम आपके पास होना चाहिए, तभी आप जा करके इनको ठीक से इसको वापस ले पाएंगे। जैसे अभी मैंने एक कमेंट पढ़ा, वो सर कह रहे हैं कि मेरा नॉमिनी ऐड नहीं है, तो नॉमिनी भी अपना ऐड करके रखिए अपने सभी अकाउंट में। पूरी जानकारी होना चाहिए, घर परिवार को बता के भी रखिए कि आपने कहाँ कहाँ पैसा लगाया हुआ है। तो चलिए, अब हमारा जो शेयर है वो NSDL में जमा हो गया, CDSL में भी आ गया और ब्रोकर बंद हो गया, भाग गया। अब क्या होगा? कैसे लाएंगे हम उसको अपने पास? तो देखिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको। ये जो एक DIS फॉर्म होता है, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप, ये आपको अपने ब्रोकर से, उस ऐप से मिल जाएगी, या मैनुअल जा करके या ऑनलाइन। ये आपको निकाल लेना है। किससे? पुराने ब्रोकर से। ठीक है, ये आपके पास होना जरूरी है, DIS डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप। इसको आप निकाल लें। मैं अगले वीडियो में बता दूंगा इसके बारे में कि इसको कैसे निकालना है, कहाँ मिल जाएगी आपको। अब शेयर आपको, इस ब्रोकर जहां से आपने लिया था वो तो बंद हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा? उन शेयर को वापस लेने के लिए किसी दूसरे ब्रोकर के पास, नए ब्रोकर के पास आपको फिर से एक अकाउंट खुलाना पड़ेगा। वही 2 अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट। जब आप नए ब्रोकर के पास ये अकाउंट खोल लेंगे, तो उसके बाद आपको क्या करना होगा? अकाउंट खोल लिया, अब आपको जिस भी डिपॉजिटरी के पास आपके शेयर हों, NSDL के पास हों चाहे CDSL के पास हों, तो इनको आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा। और उस एप्लीकेशन में ये DIS स्लिप ये भी आपको लगानी पड़ेगी, और
जिस डिपॉजिट का शेयर है NSDL CDSL, उनको ये भेजना पड़ेगा आवेदन DIS स्लिप के साथ। जब आप ये DIS स्लिप के साथ NSDL CDSL को अपना एप्लीकेशन देते हैं तो इसका मतलब आप ये कहते हैं कि सर मेरे सारे शेयर, मेरे जितने भी स्टॉक मेरे डीमेट अकाउंट में हैं उसको आप नए ब्रोकर के पास ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो CDSL या NSDL क्या करेगा, आपके सारे स्टॉक और शेयर जो भी आपके होंगे, जो आपने खरीद के रखा होगा, उसको आपके नए ब्रोकर के पास चला जाएगा। जब वो नए ब्रोकर के पास चला गया तो आप वहां से फिर खरीदना और बेचना कर सकते हैं। काफ़ी हद तक सेबी ने इन्वेस्टर के लिए अच्छे नियम बनाए हैं, कड़े नियम बनाए हैं, लेकिन फिर भी आप तो जानते हैं ना, दुनिया में ताले बाद में बनते हैं, चाबी पहले बनाई जाती है। तो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता फिर भी नहीं है। बहुत सारे नियम कानून हैं और अरबों खरबों रुपये का लेन देन यहाँ पर होता है, तो बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो भी दिक्कत नहीं है, शेयर में करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता चुका हूँ, मैं शेयर भी खरीदता हूँ, शेयर मार्केट में भी काम करता हूँ, म्यूचुअल फंड भी करता हूँ, ETF में भी काम करता हूँ, तो बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको सावधानी बरतने के लिए बनाता हूं। आप इनसे सीखें, सावधानी बरतें। आपके पास इनके जो भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं ना ईमेल में, उनको आप जरूर किसी किसी के, सबके नहीं, कोई 1-2 डॉक्यूमेंट्स प्रिंट निकाल के जरूर रखें। आपने देखा होगा जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं तो आपके ब्रोकर का ईमेल भी आपके पास आता है और CDSL या NSDL का भी मैसेज ईमेल में आपके आता है। वो बताता है बाकायदा आपको कि आपके इतने शेयर डीमेट अकाउंट से आज निकाल दिए गए, इतने डाले गए। ये वो आपको, ये जो रेगुलेटरी संस्था हैं ये आपको बराबर बताती हैं, तो इनको आप भी कुछ निकाल के रख लिया करेंगे तो आपके पास ये सब चीज़ें, जानकारी कौन सा नंबर है, क्या है, कहाँ है, ये सब आपके पास, आपके परिवार के पास ज़रूर हो जाएगा। लेकिन ये बड़ी बात नहीं है, एक और चीज़ रह गई यहाँ पर, अभी पूरा मसला हल नहीं। जब हम शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उसके पहले हम एक काम और करते हैं, और वो काम ये होता है कि हम अपना फंड ब्रोकर के खाते में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है ना? जैसे मान लो हम जीरोधा का इस्तेमाल कर रहे हैं या अप स्टॉक का, एंजल वन, किसी का भी, कोई भी ब्रोकर ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम अपना 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपया ब्रोकर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो हमारे बैलेंस में वहाँ दिखता रहता है, और फिर हम उसी से शेयर खरीदते बेचते रहते हैं। ठीक है ना? आप खरीदते बेचते, अभी तो मैं देख रहा हूँ कि सेबी का एक नियम भी है कि अगर आपने 3 महीने तक अपने कोई भी ऐसा पैसा जो आपके ब्रोकर के पास, ब्रोकर के अकाउंट में 3 महीने से ज़्यादा पड़ा हुआ है और आपने कोई उसमें लेन देन नहीं किया है, तो वो पैसा अपने आप, ब्रोकर को नियम है कि वो आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दे, और ये हो रहा है। मेरे पास भी पैसा वापस आ जाता है, वो पैसा जो 3 महीने मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन ये तो उसकी बात हुई, लेकिन 3 महीने की छोड़िए, मान लो अभी आपका वहाँ पे 2-4 लाख रुपया पड़ा हुआ है ब्रोकर के अकाउंट में, जिसका आपने शेयर भी नहीं खरीदा है या बेचा है, और वो आज पैसा आया है, और इसी बीच आपका ब्रोकर भाग जाए, वो ऐप बंद हो जाए, तो क्या करेंगे? तो उसके लिए भी अगर आपका फंड ऐसा किसी ब्रोकर के पास फंस गया है, तो सेबी ने एक फंड बना के रखा है, उसका नाम है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। एक फंड है सेबी के पास इन्वेस्टर के लिए कि अगर मान लो ऐसा आपका पैसा फंस गया और ब्रोकर भाग गया, तब ये जो सेबी के पास एक फंड बताया मैंने आपको, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, इस फंड से आपको मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक आपको वापस कर दिए जाएंगे। समझ रहे हैं ना आप? अगर आपका ब्रोकर के पास फंड बचा हुआ जिससे आपने शेयर नहीं खरीदा है, तो उस फंड को इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, इस अकाउंट से आपको 15 लाख रुपए तक वापस कर दिए जाएंगे।
जो शेयर आपने खरीदे वो तो डीमैट अकाउंट में, वो तो आपको मिल जाएंगे नए ब्रोकर के माध्यम से, लेकिन जो पैसा है वो भी आपको 15 लाख रुपए तक मैक्सिमम देगा। कौन? ये सेबी, इस फंड से निकाल के। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 3 साल से पहले आपको सेबी से शिकायत करनी होगी, सेबी से बात करनी होगी, मतलब आवेदन देना होगा, एप्लीकेशन देना होगा, अपनी पूरी जानकारी देनी होगी। 3 साल के पहले अगर आप शिकायत कर देते हैं या सेबी को जानकारी दे देते हैं या तुरंत दे देते हैं तो आपको 15 लाख रुपए तक इस फंड से सेबी के द्वारा मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप 3 साल के बाद कोई आवेदन करते हैं, कोई एप्लीकेशन करते हैं तो आपका पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इन सब को जानना सबके लिए जरूरी था। हो सकता है कई लोग जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको ये जानकारी होना चाहिए। आप भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि इन्वेस्टर परेशान ना हो, उनका पैसा ना डूबे, उसकी मेहनत की कमाई डूबने ना पाए। और म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं, उसके नीचे रिप्लाई जरूर करता हूं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।